हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रोशनी पब्लिकेशन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स यानी कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं उसके इतिहास, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था का ये प्रकार हम लोग देख लिए थे पिछले क्लास में, यानी कि 3 प्रकार का होता है, वो चीज हम लोग देख लिए थे। और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था का विकास, यानी कि अर्थव्यवस्था का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, उन सारे चीजों के बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसको थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। चलिए, अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास, ये आपका पहला चैप्टर है क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए, जिसमें हम आपको बताए थे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, उसके बारे में डेफिनेशन बताए थे। अर्थव्यवस्था का कितने प्रकार होते हैं उन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। जो 3 प्रकार का होता है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है ना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, मतलब किसी भी पर्सनल आदमी के पास उसका स्वामित्व होता है, यानी कि वो उस संसाधन का जो मालिक है वो कोई निजी आदमी होगा, कोई पर्सनल आदमी होगा, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए ही करते हैं। मतलब उसका जो उपयोग है, उसका जो यूजेस है, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए करते हैं। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि, ये कुछ कंट्री का नाम है जो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने लाभ के लिए ही इसका उपयोग करते हैं। फिर बताए थे आप लोगों को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था, मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है। मतलब उस उत्पादन का जो भी काम होगा उस सब कंट्रोल सरकार के पास होगा, मतलब गवर्नमेंट के पास होगा, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। मतलब उसका जो उपयोग है गवर्नमेंट समाज में किस तरह से, कैसे कल्याण होगा उसके लिए उपयोग करते हैं। जैसे चीन हो गया, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो चीन और क्यूबा ऐसे कुछ देश हैं जहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था है। विगत वर्षों में भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने लगा है। तो कुछ वर्षों में जो है ना, भूमंडलीकरण और उदारीकरण के चलते समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो है ना धीरे धीरे बदला है। फिर हम आप लोगों को बताए थे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में आप लोगों को बताए थे कि ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है और सॉरी, ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, दोनों को क्या किया जाता है, इसमें मिक्सअप कर लिया जाता है, मिला दिया जाता है और दोनों को मिक्सअप करके एक नई अर्थव्यवस्था बनाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीपति तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, यानी कि कैपिटलिस्ट और ये जो आपका है सोशलिस्ट इकोनॉमी, दोनों का ये मिक्सअप है। समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का ये मिक्सअप है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। मतलब यहां पे उत्पादन का जो भी संसाधन होगा उसका जो स्वामित्व है यानी कि ऑनरशिप, वो गवर्नमेंट और निजी दोनों के पास होगा। ठीक है ना। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में क्या है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि भारत एक प्रकार का अर्थव्यवस्था है, कैसा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता होता है। ठीक है, यानी कि पूंजीवाद समाजवाद दोनों के बीच का रास्ता होता है। इन सारे चीजों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए और उस क्लास को देखिए पहले, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट क्लास, उसको देखिए। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था का विकास, यानी कि अर्थव्यवस्था है ये जो है आपका इकोनॉमी, उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे उसका विकास हुआ। तो अर्थव्यवस्था के विकास का एक लंबा इतिहास है, बहुत बड़ा इसका इतिहास है। ये जो अर्थव्यवस्था का जो विकास है इसका इतिहास काफी बड़ा है। अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे के विकास की तरह होता है। जिस तरह से पौधा का विकास होता है ऐसे इसका भी विकास हुआ है। जिस तरह से इस पौधे का क्रमशः विकास होते हैं और परिपक्वता की स्थिति में उसके फल, डाली आदि का
उपयोग मानव हित में होता है, यानी कि फल डाली उन सारी चीजों का उपयोग जो है ना मानव हित में होता है। ऐसे ही ठीक उसी तरह एक अर्थव्यवस्था का आदि काल से अब तक विकास हुआ है, यानी कि आदि काल से, एंशियंट टाइम से ही अभी तक विकास हुआ है। अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को हम अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी कह सकते हैं, है ना। फिर है आपका अर्थव्यवस्था के विकास को देखने के लिए हमें अपने देश भारत के आर्थिक विकास की स्थिति को देखना होगा, यानी कि अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ है उसको देखने के लिए हम लोग को भारत के विकास की स्थिति को देखना होगा। सो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति क्या है आपका, स्थिति किसी एक समय की चमत्कारिक स्थिति नहीं है, मतलब एक टाइम पे ऐसा नहीं हुआ कि कुछ चमत्कार हो गया, ठीक है। ये क्या है, इसका एक अपना इतिहास है, इसका एक अपना क्या है, इतिहास है ना। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम निम्नलिखित दो स्थितियों का विवेचना करेंगे जो दोनों ही पारस्परिक सहयोगी क्रियाएं करते हैं। पहला है आर्थिक विकास, सबसे पहले तो ये आर्थिक विकास को जन्म देता है। फिर है मौद्रिक विकास, फिर मौद्रिक विकास। दोनों को समझते हैं कि ये आर्थिक विकास क्या होता है और मौद्रिक विकास। पहले हम आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे, जो आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा संपन्न होता है। आर्थिक विकास क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा संपन्न होता है, ठीक है ना। इसके पहले जान लेना आवश्यक है कि आर्थिक विकास क्या है। सबसे पहले तो हम लोग को समझना कि आर्थिक विकास है क्या, क्योंकि पहले ही आप लोग को बताए थे ये आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। देखिए क्या है, ऐसे तो आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद है। तो आर्थिक विकास का जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, बहुत सारे अर्थशास्त्री अपने अपने तरीके से दिए हैं, तो उन लोगों में कुछ मतभेद भी हैं। लेकिन क्या है ना कि फिर भी आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण एवं सर्वमान्य जो परिभाषा नहीं दी जा सकती है, फिर भी आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को जान लें। प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर, यानी कि श्रम शक्ति हम लोग मतलब ये जो लेबर करते हैं, मेहनत करते हैं, उसकी दर, तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। और ये जो जनसंख्या जो वृद्धि हो रहा है, मतलब हम जो मेहनत कर रहे हैं उसे जो पैसे आ रहे हैं और जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, उन दोनों के बीच का एक क्या है कि संबंध है, ठीक है ना। एक दोनों के बीच का एक क्या है कि संबंध है। फिर बता रहा है कि समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ। देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, यानी कि आर्थिक विकास का जो भी पद्धति है या यानी कि मेथड है या प्रक्रिया, ठीक है, से समाज के जिस वर्गों, सभी वर्गों का जो जीवन स्तर ऊंचा होता है तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की प्रक्रिया को समाजी विकास की प्रक्रिया को समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि समाज में जो भी लोग रह रहे हैं उन सभी का विकास होना चाहिए, उन सभी को विकास को ही हम लोग बोल सकते हैं समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। समावेशी का मतलब ही होता है शामिल करना, मतलब इसमें सभी का विकास होना चाहिए, ठीक है। किसी एक तबके की लोगों का विकास नहीं होना चाहिए, यहां पे जो भी लोग हैं उन सब का विकास होना चाहिए। प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन ने बताया है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी कि ये जो आपका आर्थिक विकास है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में यानी कि पहले के टाइम से ही किसी आर्थिक व्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी कि इकोनॉमिक
डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, से क्या है, प्रोसेस है, वेयर बाय एन इकोनॉमीज रियल नेशनल इनकम इंक्रीजेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत लंबे समय से इकोनॉमिक नेशन का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वो लंबे समय से हो रहा है। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है, एक तरह का क्या है, एक परिवर्तन का प्रक्रिया है, क्योंकि इससे लोगों का विकास होगा, लोगों में चेंजिंग आएगा, लोग के जीवन शैली में बदलाव आएगी। इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें भी परिवर्तन होता है। इसके चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बदलती है तथा आर्थिक विकास के निर्धारक निरंतर बदलते रहते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है ना लोगों का, वो भी बढ़ता है। ठीक है, चलिए हम आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है, यानी कि आर्थिक विकास का जो मुख्य जो इसका उद्देश्य यही है कि समस्त यानी कि पूरे क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था की विकास हो। इसके लिए विकास प्रक्रिया को गतिशील करना पड़ता है, यानी कि विकास का जो प्रक्रिया है उसमें क्या लाना पड़ेगा, गतिशीलता लाना पड़ेगा, नहीं कि उसमें स्पीड अप लाना होगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है कि आर्थिक विकास को जान लेने के बाद अब आप यह भी जान लें कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए सामान्यतः आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तथा आर्थिक वृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई अंतर नहीं माना जाता, क्योंकि दोनों जो शब्द हैं दोनों सिमिलर हैं, समान शब्द हैं। दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों शब्दों के बीच अंतर किया जाने लगा है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री जो है ना इन दोनों शब्दों में बोल रहे हैं कि नहीं भाई कुछ तो डिफरेंस है। श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार वृद्धि यानी कि जो ग्रोथ है शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, यानी कि जो भी डेवलप्ड कंट्री है, जो विकसित देश है, उसके लिए किया जाता है कि शब्द का ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ का मतलब ही होता है वृद्धि, यानी कि वो जो देश है वो ऑलरेडी क्या है, डेवलप्ड है, वो ऑलरेडी क्या है, डेवलप्ड है। जबकि विकास यानी कि डेवलपमेंट, ये जो आपका विकास है यानी कि डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जा सकता है, यानी कि ग्रोथ आप बोल सकते हैं ऐसे देशों के लिए प्रयोग कर सकते हैं जो देश ऑलरेडी क्या है, डेवलप्ड है, ठीक है, विकासशील है, क्या है, सॉरी विकासशील नहीं, क्या ये विकसित, जो देश विकसित है ऑलरेडी मतलब डेवलप्ड है। और ये जो आपका विकास है, डेवलपमेंट है, ठीक है, आर्थिक विकास, ये ऐसे देश के लिए किया जाता है जिसकी अर्थव्यवस्था विकासशील है, मतलब वो अभी डेवलप हो ही रहा है, उसके लिए हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि अमेरिका हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, ऐसे देशों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्रोथ, ठीक है, आर्थिक ग्रोथ यूज करेंगे, यानी कि आर्थिक वृद्धि। लेकिन जैसे इंडिया है, इंडिया क्या एक डेवलपिंग कंट्री है, नहीं विकासशील देश है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, आर्थिक विकास यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड जो है ना आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। ये जो आपका वर्ड है आर्थिक विकास, इसका यूज हम लोग ऐसे देशों के लिए किया करते हैं जो देश विकसित विकासशील देश हैं, जो विकास हो रहे हैं, जिसका विकास हो रहा है। और आर्थिक वृद्धि हम ऐसे देशों के लिए करते हैं जो डेवलप्ड कंट्री है, यानी कि विकास मतलब विकसित देश है, ऐसे देशों के लिए हम लोग
क्या यूज करते हैं, आर्थिक वृद्धि शब्द का यूज करते हैं। अब ये दोनों वर्ड जो है ना आप लोगों को बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। डॉक्टर ब्राइट सिंह ने भी लिखा है कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जा सकता है। सही बात है कि ग्रोथ का मतलब ही होता है क्या, वृद्धि, है ना, वृद्धि। तो ऐसे देशों के लिए इसका यूज किया जाता है जो काफी जो देश ऑलरेडी विकसित है, मतलब डेवलप्ड है, ऐसे कंट्री के लिए किया जाता है। और देखिए आगे क्या है। अब सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में समझिए। आज प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला हो गया, कोयला, गैस, पेट्रोलियम, वन, जल, सूर्य का प्रकाश आदि का इसी तरह प्रयोग होता रहा तो भावी पीढ़ी को इन प्राकृतिक संसाधनों से वंचित होना पड़ेगा। यानी कि अगर जिस तरह से इन सब चीजों का यूज हो रहा है तो आने वाली जो पीढ़ी है उनको बहुत तरह का प्रॉब्लम को फेस करना होगा। यही नहीं, वर्तमान उत्पादन तकनीक ने पर्यावरण प्रदूषण यानी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की गंभीर समस्या को जन्म दिया है। अब ये बहुत सारे तकनीक आ गए हैं जिसके चलते हम लोग का जो इन्वायरमेंट है वो भी पॉल्यूट हो रहा है, तो इन सब चीजों के ऊपर हम लोग को देखना होगा। अनेक उत्पादन क्रियाएं जल, वायु एवं भूमि को प्रदूषित कर रही है और हम लोग का जो भी क्रियाएं हैं उससे जल, वायु, भूमि सब कुछ पॉल्यूट हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, जो आज एक चिंता का विषय है। और ये बहुत ही बड़ी समस्या है, ये इंडिया के लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी समस्या है, बट स्पेशली हम लोग को ध्यान देना होगा। इन सब समस्याओं के कारण विकास की वर्तमान पद्धति तथा प्रक्रिया को जारी रखना उचित नहीं कहा जा सकता है। इसके विकल्प के रूप में सतत विकास या पोषणीय विकास की अवधारणा का जन्म हुआ है। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है, सतत विकास का जो शाब्दिक अर्थ है यानी कि इसका जो वर्ड का मीनिंग है क्या है, ऐसा विकास जो जारी रह सके। सतत का मतलब ही होता है कंटिन्यू, ठीक है, और विकास मतलब डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो जारी रहे, कंटिन्यू रहे, जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। तो सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। वुडलैंड आयोग यानी कि वुडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से क्या बता रहे हैं, एक सेकेंड सॉरी, वन सेकेंड। देखिए योग्यताओं से, चलिए इसी तरह मैडिसन नामक एक अर्थशास्त्री ने बताया कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ का सूचक होता है। यानी कि जो भी धनी देश है उसका आय का जो वृद्धि है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का एक सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों में, निर्धन देश मतलब जो देश गरीब है, ठीक है, देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सूचक होता है। जहां तक आर्थिक प्रगति यानी कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात है, यह एक व्यापक शब्द है। इसका प्रयोग किसी भी आर्थिक इकाई के लिए किया जा सकता है। इसमें आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों ही शामिल हैं। प्रायः आर्थिक प्रगति के स्थान पर आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग होता है आजकल। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे के अर्थ में भी प्रयुक्त होते, यानी कि दोनों शब्द जो है ना एक दूसरे की जगह पे आजकल यूज हो रहा है, लेकिन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है आप लोगों को हम बता दिए। दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। इन तीनों का व्यवहार में एक ही जैसा समझा जा सकता है। प्रोफेसर लुईस की भी यही राय है, यानी कि प्रोफेसर लुईस जो है ना उनका भी सेम राय है। चलिए
अब आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में हम जान सकते हैं कि इसके द्वारा आर्थिक विकास होता है। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना है। यानी कि आर्थिक नियोजन का मतलब होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी काम को बहुत ही प्लानिंग के तहत करना, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से करना, उसको हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप सो, बट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। चलिए, आपको इस वीडियो को बार बार देखिएगा, हो जाएगा। भारत में एक योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन है जो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है। मतलब भारत में जो प्लानिंग कमीशन है वो आने वाले 5 सालों में, ठीक है, भारत का कोई भी काम कैसे होगा उसके बारे में योजना बनाता है, प्लानिंग बनाता है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया है। इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि इसका जो अध्यक्ष होता है देश के प्रधानमंत्री होता है। लेकिन इस योजना आयोग के जगह पे अब हम लोग एक दूसरा वर्ड यूज करने लगे हैं। ठीक है, योजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। ठीक है, योजना आयोग जो है ना, बोल रहे हैं कि योजना आयोग आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, मतलब राष्ट्र यानी कि नेशन को किस चीज की सबसे पहले जरूरत है, देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। अर्थात इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डिंग्स विथ नेशनल प्रायोरिटी, यानी कि भारत नेशनल प्रायोरिटी यानी कि राष्ट्र की क्रियाओं में जिस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले उसमें उसका यूज किया जाएगा। भारत अभी तक अपनी 12 पंचवर्षीय योजनाओं को पूरी कर चुका है। यानी कि भारत में जो है ना अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना हो गया है। भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 1951 से 1956 थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, इसमें क्या है, आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। यानी कि राष्ट्र की प्राथमिकता, राष्ट्र का प्राथमिकता कहाँ पे, प्रायोरिटी कहाँ पे है, उसके हिसाब से देश का जो संसाधन है, देश का जो भी रिसोर्सेज है, विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। आयोग के अध्यक्ष पदेन एक्स ऑफिसियो यानी कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। सामान्यतः कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है, जिसकी सहायता के लिए आयोग 8 सदस्य होते हैं, यानी कि इसमें 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन में यानी कि योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं, 8। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है। यानी कि भारत में जो आर्थिक विकास होता है वो नियोजन को ये श्रेय दिया जाता है। भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, कृषि एवं उद्योगों का आधुनिकीकरण करना। यानी कि भारत का जो योजना आयोग का जो मुख्य उद्देश्य है वो कृषि को बढ़ाना, भारत की विकास की दर को बढ़ाना, ठीक है, और उद्योगों का आधुनिकीकरण करना, मॉडर्नाइजेशन करना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना। भारत में नियोजना आयोग को ये सब कुछ काम करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये योजना आयोग के जगह पे हम लोग अब नीति आयोग भारत सरकार लाई है। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था और योजना आयोग 1950 में हुआ था। तो इसी योजना आयोग के जगह पे अब हम लोग नीति आयोग का यूज करते हैं। तो नीति आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी
2015 को किया गया। यह सरकार के दिशात्मक और नीति निध रिंग थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है, यानी कि प्लानिंग कमीशन की जगह पे अब ये आ गया है नीति आयोग। इसको थिंक टैंक कहा जाता है, ये सोचते रहता है भारत के विकास के बारे में। इसके अध्यक्ष पद यानी कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये चीज आप लोगों को हम बढ़ाए थे। भारत में नियोजन तो योजना पहली बार पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हुआ था, दूसरी बार हुआ था 1956 से 61, और 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, और 12वीं जो है ना 12 से 17 हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, देखिए ये क्या होता है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा नियोजन आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया जा गया। यानी कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये था कि इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु यानी कि आर्थिक प्लानिंग के लिए, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए राज्य सरकारों यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है तथा योजना आयोग के बीच तालमेल, और दोनों के बीच में जो तालमेल हो तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं इसके सदस्य होते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का होता है, यानी कि योजना आयोग के पास कैसा काम है कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना जो होगा ना वो योजना आयोग के पास होगा, यानी कि नीति आयोग के पास होगा, क्योंकि अब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आ गया है, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में जब वो आए थे। अब हम लोग मौद्रिक विकास समझेंगे कि ये मौद्रिक विकास क्या होता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मौद्रिक विकास, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए, वर्तमान 21वीं शताब्दी में मनुष्य को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। सही बात है, आज के टाइम में लोग जो है ना बहुत सारी सुख सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं, है ना। यदि हम इसके पीछे के इतिहास को देखें तो लगता है कि विगत वर्षों में सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए मनुष्यों को कठिन परिश्रम करना पड़ा है। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ तब लोग वस्तु का लेन देन कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। तो जिस टाइम में मुद्रा का यानी कि पैसे का विकास नहीं हुआ था तो उस टाइम में जो है ना लोग एक वस्तु को लेते थे और दूसरी वस्तु उसके बदले मिलता था, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था की उस आवश्यकता को वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय अभी जस्ट आपको जो बताएं कहा जाता है, वह व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था की प्रारंभिक अवस्था थी। यानी कि आर्थिक व्यवस्था का जो ना प्रारंभिक अवस्था वही थी, क्योंकि उस समय मनुष्य की संख्या तथा आवश्यकता दोनों कम थी। यानी कि मनुष्य का पॉपुलेशन भी कम था और उनकी जो आवश्यकता है वो भी कम थी, इसलिए वस्तुओं के लेन देन आदान प्रदान से उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाया करती थी, है ना। लेकिन बाद में लोगों की आवश्यकताएं क्या हुआ, बढ़ती चली गई और उनकी संख्या बढ़ने के कारण अब छोटे से कस्बे से बढ़कर बड़े गांव एवं क्षेत्र में मनुष्य का फैलाव होने लगा। यानी कि लोग गांव से उठ के अब बड़े बड़े कस्बों में शहर में आने लगे, उनकी आवश्यकताएं बढ़ती गई। जिस तरह से आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे डेवलपमेंट होता गया। इसी स्थिति में मनुष्य की सोच के आधार पर विनिमय की एक सामान्य इकाई यानी कि मुद्रा मनी का प्रादुर्भाव हुआ। अब वस्तु के बदले वस्तु नहीं बल्कि मुद्रा द्वारा विनिमय यानी कि एक्सचेंज की क्रिया होने लगी। अब वस्तु के बदले वस्तु नहीं, अब
मुद्रा के बदले वस्तु, यानी कि पैसा दीजिए सामान लीजिए, ये होने लगा। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, अब लोग गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं, तो पैसे की जरूरत पड़ी। अब दूर दराज क्षेत्रों से भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनाज या अन्य वस्तुओं के बंडल को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुद्रा एक सामान्य क्रय विक्रय के साधन का कार्य करने लगा। अर्थव्यवस्था के विकास के इसी काल में व्यक्तियों के समूह प्रशासन करने के लिए एक सरकार जो है ना मुहिम चलाए। तो इस तरह से जो है ना लोगों का जो आर्थिक विकास है वो मौद्रिक विकास है वो होने लगा। आई होप आप लोगों को यहां तक बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। और हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है आज के इस क्लास में। काफी महत्वपूर्ण है, आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम को देखते हुए ये क्लास लिया जा रहा है जो 2026 में होगा। आप लोगों को एक क्लास कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ अब लोग मुद्रा से भी हल्की चीज की भी आवश्यकता क्या करने लगे, महसूस करने लगे। फलतः देश की सरकार के अधिपत्य से स्थापित बैंकों का निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ, बैंक आया, फिर बैंक में चेक आया, फिर और भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, जिसके द्वारा अब और भी आसानी से मुद्रा का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर किया जाने लगा। जिसे हम चेक कहते हैं, इसे एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था के नाम से जारी करता है। चेक को एक व्यक्ति दूसरे संस्था या व्यक्ति के नाम से जारी करता है। आज के युग में मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य एक मशीन के द्वारा होने लगा है। यानी कि आज के डेट टाइम में हम लोग जो भी काम करते हैं एक मशीन से होने लगा है। और उस मशीन का नाम क्या है, कंप्यूटर। नहीं, आजकल कंप्यूटर से ही सारा काम हो रहा है। हम अभी जो पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर से ही आप लोगों का सब कुछ काम होगा। यह मशीन मानव के द्वारा किए गए आविष्कार का परिणाम है। यानी कि कंप्यूटर का आविष्कार जो है ना मानव ही किया है, जो मनुष्य से भी अधिक तेज स्मरण शक्ति रखता है। यानी कि हम ही लोग इसका निर्माण किए और हम लोगों से कई गुना ज्यादा इसका जो स्मरण शक्ति है ये है। बिजली से चलने वाला यह मशीन, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, बड़ी तेजी से अपनी स्मरण शक्ति के बल पर पैसे के आदान प्रदान में भी सहयोग देता है। कंप्यूटर कैसा होता है इसे चित्र में दिखाया जा सकता है, जैसे आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और कंप्यूटर को समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बढ़िया से समझते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, मोबाइल फोन क्या होता है। इस तरह से और इस मशीन के द्वारा हम लोग कैसे पैसे का लेन देन करते हैं, कैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में आप लोग बढ़िया से जानते होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है। आजकल प्लास्टिक के एक छोटे से टुकड़े पर इंकित यांत्रिकी चिन्ह के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान तथा निकासी होता है। यानी कि हम लोग के पास जो एटीएम कार्ड के बारे में ये बात हो रहा है कि एटीएम कार्ड से ही हम लोग पैसे निकालते हैं। इतना डेवलपमेंट हुआ। जब एक व्यक्ति एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है, तो बैंक के इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। तो कोर बैंकिंग प्रणाली किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसे का जो लेन देन करता है, बिना विलंब बैंक से जो पैसे का लेन देन करता है, तो इस प्रणाली को हम लोग कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। इसी तरह एक व्यक्ति प्लास्टिक के यांत्रिकी संकेत मैकेनिकल मार्क से किसी भी समय बैंक के एक चिन्हित स्थान से किसी भी समय पैसे निकाल सकते हैं। ये सारी क्रियाएं बिजली से संचालित कंप्यूटर के द्वारा होती हैं। यानी कि कंप्यूटर जो है ना ये बिजली से चलता है और उसी के द्वारा ये सारी क्रियाएं होती है। बैंक के जिस चिन्हित स्थान से हर समय पैसे निकालने की सुविधा होती है उसे हम एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं।
तो जहां से हम लोग पैसे निकालते हैं उसको हम लोग ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं, जिसके बारे में अभी इतना हम लोग डिस्कशन किए। इस तरह आपने देखा कि किस तरह पहले के वस्तु विनिमय के युग से हम लोगों ने मुद्रा के युग में प्रवेश किया है। आज हम लोग बैंकिंग प्रणाली के चेक युग से भी आगे कोर बैंकिंग तथा एटीएम के युग में प्रवेश कर चुके हैं। एटीएम के अलावे हमें आज डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड की भी फैसिलिटी उपलब्ध है, और इसी तरह इसी भी हम आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया कहेंगे। तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में यह भी एक चीज आता है। अब देखिए मौद्रिक विकास के संक्षिप्त यहां पे कहानी है। क्या कहानी है? वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु से वस्तु का लेन देन पहले हुआ, फिर मौद्रिक प्रणाली, मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय हुआ, फिर बैंकिंग प्रणाली हुआ, बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया होने लगा, फिर कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसा का हस्तांतरण होने लगा। इस तरह से देखिए 4 स्टेप में बताया गया है कैसे मौद्रिक विकास हुआ। सबसे पहले वस्तु से वस्तु, फिर मुद्रा आया, फिर बैंकिंग प्रणाली, अब कोर बैंकिंग यानी कि मोबाइल से ही पैसे का ट्रांसफर, फिर एटीएम। देखिए एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, प्रणाली प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी समय निर्धारित बैंक केंद्र से पैसा निकालने की सुविधा, है ना। फिर डेबिट कार्ड आया, के द्वारा दिया गया प्लास्टिक कार्ड जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि के पैसे का उपयोग करना। फिर क्रेडिट कार्ड आया, क्रेडिट कार्ड आप लोगों को फैसिलिटी देता है, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आप हमसे पैसे ले लीजिए। बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर लेना। फिर यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ये आया, डिजिटल भुगतान का एक ऐसा तरीका है जो मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके बैंक खाते से, ठीक है, जुड़ा होता है। इससे आप सुरक्षित तरीके से कहीं पे भी पैसे आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। इस तरह से जो है ना आर्थिक विकास हुआ। और देखिए आज के सेशन का लास्ट ये स्लाइड है, सिंगासनी गांव की कहानी एक यहाँ पे है। क्या है देखिए, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के एक रामगढ़वा थाना अंतर्गत सिंघासनी गांव का एक लड़का छोटू प्रायः अपनी मां को सब्जी वाली के अनाज के बदले सब्जी लेते देखता था। उसे जब भी अपनी छोटी मोटी जरूरतों जैसे चीनी, कागज, पेंसिल आदि की जरूरत होती थी, तब उसकी मां उसे गांव के दुकानदार से उन छोटी मोटी चीजों को लाने के लिए अनाज देती थी। तो पहले के जमाने में हम भी ये चीज किए हुए हैं कि जो भी हमको कुछ लेना होता था तो हम अनाज लेते थे, दुकानदार के पास जाते थे, उसको देते थे, उसके बदले हमको सामान देते थे। छोटू के पिता जब शहर जाते हैं तब अपने अनाज को बेचकर रुपया लेकर छोटू और उसकी मां के लिए एक कपड़े आदि लाते हैं। छोटू का एक संबंधी श्याम कुमार पटना में नौकरी करता है, तो उसका एक फ्रेंड है यानी कि श्याम कुमार पटना में रहता है। एक बार होली की छुट्टी में वह अपने यहां छोटू को बुलाया। एक दिन एक सेकेंड, शाम को वह छोटू को अपनी गाड़ी से बाजार घुमाने ले गया। बाजार जाने पर एक बड़े से दुकान पर श्याम कुमार ने कुछ सामान खरीदा और जब पैसा देने का समय आया तब उसने एक प्लास्टिक का छोटा टुकड़ा दुकानदार को दिया, जो कंप्यूटर के माध्यम से पैसे का भुगतान किया जाता है। ठीक है, अब छोटू आश्चर्यचकित होकर अपने संबंधी श्याम कुमार से जिज्ञासावश पूछा कि बिना पैसे के आपको ये सामान कैसे मिले? मैंने पैसे तो दिए नहीं, आपको कैसे सामान मिल गए?
तो श्याम कुमार ने धीरे से छोटू को समझाया कि तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ जो अनाज के बदले से वस्तु लेती है वह मुद्रा के पूर्व की विनिमय की स्थिति थी, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम कहते हैं। तुम्हारे पिताजी आज अनाज बेचकर पैसे लेकर जो शहर से सामान लाते हैं वह मौद्रिक प्रणाली है, यानी कि मुद्रा से वो काम करते हैं, स्थिति है। और आज हम जो प्लास्टिक के एक टुकड़े से अपनी वस्तु की कीमत का भुगतान किए हैं वह कंप्यूटरीकृत प्रणाली है। तो कंप्यूटरीकृत प्रणाली है। आज के इस युग में हम ऐसा भुगतान चेक के द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है, अथवा इस प्लास्टिक के टुकड़े को जिसे क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड कहते हैं से भी कर सकते हैं। तो छोटू इन सब चीजों को देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। तो किस तरह से आर्थिक विकास का डेवलपमेंट हुआ हम इस लेक्चर में देखे हैं। आप लोगों को ये वीडियो कितना, आप लोगों के लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल होता है प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं। फिलहाल आप लोगों को रोशनी पब्लिकेशन से जो भी बुक, ठीक है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जो भी बुक चाहिए आप जो है ना रोशनी पब्लिकेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से बुक कोई भी परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।